बहुत से डायग्नोस्टिक टेस्ट हैं जो इम्यूनोलॉजी की लेबॉर्ट्री के अंदर परफॉर्म किए जाते हैं, और ये जो है डिफरेंट किस्म की बीमारियों को डिटेक्ट करने के लिए, उससे रिलेटेड एंटीजन या एंटीबॉडी को डिटेक्ट करने के लिए परफॉर्म किए जाते हैं। अब इसमें होता क्या है कि या तो एंटीजन मालूम होता है और आप उसको जो है उसके अगेंस्ट एंटीबॉडी डिज़ाइन कर लेते हैं, एंटीजन मौजूद है और आप उसे डिटर्मिन करते हैं। एंटीबॉडी आपकी नोन होती है। समटाइम ये होता है कि एंटीबॉडी मौजूद है, उसको चेक करने के लिए एंटीजन डिज़ाइन कर लिया जाता है जो उसका कंपैटिबल हो, और उससे हम ये पता कर लेते हैं कि कौन सी एंटीबॉडी जो है वो मौजूद है। इसमें एक कंपोनेंट जो है वो मालूम होगा और दूसरा वो है जो हमने मालूम करना होगा। चूँकि ये एक दूसरे के साथ ही अटैच हो सकते हैं, एंटीजन एंटीबॉडी कम्प्लेक्स तभी बनता है, बहुत स्पेसिफिक होता है। इसलिए हमें एक चीज़ अगर मालूम होगी तो हम उसके अगेंस्ट दूसरी है या नहीं सैंपल के अंदर, वो बड़ी आसानी से हमें पता चल जाएगा। अब अगर एक नॉन एंटीजन है, फॉर एग्जांपल अगर इन्फ्लुएंजा वायरस है, तो हम एक ऐसा टेस्ट कर सकते हैं कि इस जो इन्फ्लुएंजा का वायरस है उसकी एंटीबॉडी के अगेंस्ट हम एक एंटीजन बना लें, क्योंकि हमें पता है कि इसकी एंटीबॉडी कैसी है ना, तो उसके एंटीजन के साथ हम इसको इंटरेक्ट करने दें। अगर इस वायरस के अगेंस्ट पेशेंट के सीरम में एंटीबॉडी मौजूद होगी तो वो एंटीजन के साथ रिएक्ट करेगी और एंटीजन एंटीबॉडी कम्प्लेक्स बन जाएगा। हमें अंदाज़ा हो जाएगा कि एंटीबॉडी प्रेजेंट है इस सीरम में या नहीं। अगर ऐसा नहीं होता, अगर ये कम्प्लेक्स नहीं बनता, तो ये बहुत क्लियर है कि फिर उसके अंदर वो एंटीजन के साथ अगर एंटीबॉडी होती तो यकीनन रिएक्ट करती। इसी तरह से समटाइम ये होता है कि एंटीबॉडी नोन होती है। जैसे अगर HSV है, हर्पेस सिम्प्लेक्स वायरस है, तो हम क्या करते हैं कि इसकी एंटीबॉडी नोन है जो कि हमारे पास मौजूद होती है, और हम ये देख लेते हैं कि वायरस का एंटीजन जो है वो सेल के अंदर मौजूद है या नहीं है। अगर इन्फेक्शन होता है किसी को हर्पेस सिम्प्लेक्स वायरस का, तो पेशेंट की बॉडी में लीयंस बनी हुई नज़र आती हैं। उस लीयन से हम सैंपल ले लेते हैं, क्योंकि अगर वायरस वहाँ मौजूद होगा तो यकीनन जो एंटीजन है वो प्रेजेंट है। अगर उसका इंटरेक्शन उस एंटीबॉडी के साथ हो जाए जो हमने उसको प्रोवाइड की है, जो डिज़ाइंड है अगेंस्ट दिस स्पेसिफिक एंटीजन ऑफ HSV, तो वो एंटीजन एंटीबॉडी कम्प्लेक्स बना देगी। अदरवाइज़ बिल्कुल क्लियरली पता चल जाएगा कि वायरस इस लियन में मौजूद है, या ये लियन में अगर वायरस नहीं है तो इट मीन्स कि वो लियन HSV की वजह से नहीं बनी, बल्कि किसी और वजह से पेशेंट में अपेयर हो रही है। एक टेस्ट है जिसे हम एक एग्लूटिनेशन का टेस्ट कहते हैं, और इसमें यही तरीका होता है कि एंटीजन एंटीबॉडी का कम्प्लेक्स बना के चीज़ों को चेक किया जाता है। इस टेस्ट में एंटीजन पार्टिकुलेट होता है, फॉर एग्जांपल बैक्टीरिया है, ये कोई RBCs वगैरह हैं, और एक इनर्ट पार्टिकल ले लिया जाता है जैसे कि लेटेक्स के बीड्स हैं, और उस बीड को हम कोट कर लेते हैं एंटीजन के साथ। सो वो कोटेड बीड्स होते हैं जो जिन पे एंटीजन कोटेड होता है। एंटीबॉडी चूँकि डाइवेलेंट हो सकती है या मल्टीवेलेंट हो सकती है, सो ये क्रॉस लिंकिंग कर सकती है एंटीजन के साथ। अगर मल्टीवेलेंट पार्टिकल है एंटीजन एंटीबॉडी के साथ कम्प्लेक्स बन रहा है, तो वो जो लेटिस वर्क बनेगा या क्लम्पिंग होगी, वो इसी वजह से इसको हम एग्लूटिनेशन कहते हैं, क्योंकि वो क्लम्प्स बनेंगे, और वो क्लम्प्स जो हैं वो क्लियरली हमें अंदाज़ा हो रहा होगा कि अगर एंटीजन और एंटीबॉडी स्पेसिफिकली मौजूद हैं तो एक दूसरे के साथ क्लम्प बना देंगे, अदरवाइज़ क्लम्पिंग नहीं होगी, एग्लूटिनेशन नहीं होगी। इस रिएक्शन को छोटे से किसी टेस्ट ट्यूब में, किसी ट्यूब में, किसी कप में, या थोड़ा सा एक स्लाइड के ऊपर ड्रॉप लेके उसका ब्लड का तो किया जाता है। कॉमनली एग्लूटिनेशन का टेस्ट जो है ये ABO ब्लड ग्रुप मालूम करने के लिए किया जाता है। अब आप यहाँ पे देखें कि अगर ABO ब्लड टाइप हमने चेक करनी है तो एंटीसीरा प्रोवाइड किया जाएगा, जिसमें आप लेफ़्ट पे देख रहे हैं कि अगर A टाइप का ब्लड है तो A टाइप का उसको एंटीसीरा दिया, वहाँ पे एंटीबॉडीज़ जो हैं वो आपस में क्रॉस लिंकिंग कर रही हैं और क्लम्प बन रहा है। जबकि अगर B टाइप का ब्लड है तो वहाँ पे जब हम एंटीसीरा A आएगा तो यकीनन उसमें क्लम्पिंग नहीं होगी, क्योंकि ब्लड जो है वो B टाइप का है। तो इट मीन्स कि जब क्लम्पिंग नहीं होगी, ग्लूटिनेशन नहीं होगी, तो ये कंफर्म हो जाएगा कि पेशेंट जो है वो स्पेसिफिकली A टाइप का ब्लड ग्रुप रखता है। लेबॉर्ट्री के अंदर एक और टेस्ट होता है जिसे हम प्रेसिपिटेशन कहते हैं। इस टेस्ट के अंदर जो एंटीजन है वो सॉल्यूशन के अंदर मौजूद होगा,
और एंटीबॉडी उसके साथ क्रॉस लिंकिंग करेगी और अल्टीमेटली जो एग्रीगेट्स हैं वो बनेंगे, या प्रेसिपिटेट आप उन्हें कह सकते हैं। एक बनेगा इसमें जोन ऑफ इक्विवेलेंस, जिसमें ऑप्टिमल प्रोपोर्शन होगी एंटीजन की भी और एंटीबॉडी की भी, और ये कंबाइन करेंगे। तो यहाँ पे मैक्सिमम जो आपके प्रेसिपिटेट्स हैं वो आपको नज़र आएंगे, और जो सुपरनेटेंट होगा उसमें ना तो ज़्यादा एंटीबॉडीज़ होंगी, ना ही एक्सेसिव अमाउंट में एंटीजन होगा, क्योंकि इस जोन ऑफ इक्विवेलेंस में मैक्सिमम नंबर में एंटीजन एंटीबॉडी कम्प्लेक्स बनेगा और यहाँ पे एग्रीगेट्स या प्रेसिपिटेट्स जो हैं वो बनेंगे। और जो जोन ऑफ एंटीबॉडी एक्सेस होगा वहाँ पे एंटीबॉडीज़ जो है वो बहुत ज़्यादा होंगी और लेटेस्ट इन्फॉर्मेशन के लिए फॉर्मेशन के लिए, और प्रेसिपिटेशन जो होगी वो कम होगी। इसी तरह से जो जोन एंटीजन एक्सेस का होगा वहाँ पे यकीनन ये एक एंटीजन एक्सेस में है, क्योंकि एंटीबॉडीज़ वहाँ पे जितनी भी हैं वो कंबाइन कर चुकी हैं। तो अगर प्रेसिपिटेशन रिड्यूस होती है, क्योंकि बहुत ज़्यादा एंटीजन एंटीबॉडी कम्प्लेक्स बनते हैं, तो उस वक्त जो है वो क्या वजह होती है कि ये कम्प्लेक्सेस इतने स्मॉल प्रेसिपिटेट बनाते हैं क्योंकि ये सॉल्युबल होते हैं। यहाँ पे आप देखें कि जो बिल्कुल आपको लेफ़्ट साइड पे नज़र आ रहा है ये एंटीबॉडी एक्सेस का जोन है, क्योंकि यहाँ पे एंटीबॉडी ज़्यादा है, एंटीजन उसके कंपैरिजन में कम है। दरमियान में जो इक्विवेलेंस का जोन है वहाँ पे आप देखें कि एंटीजन एंटीबॉडी कम्प्लेक्स जो है वो मैक्सिमम नंबर में बन रहे हैं, और वहाँ पे ही प्रेसिपिटेशन सबसे ज़्यादा हो रही है, सबसे ज़्यादा आपको प्रेसिपिटेट्स नज़र आएंगे। और बिल्कुल इंतहाई जो राइट साइड है वहाँ पे आप देखें कि एंटीजन एक्सेस में है, क्योंकि जितनी भी एंटीबॉडीज़ हैं वो ऑलरेडी अटैच हो चुकी हैं अपने एंटीजन्स के साथ, सो देर आर नो मोर एंटीबॉडीज़ बट द एंटीजन इज़ इन एक्सेस। प्रेसिपिटेशन का जो टेस्ट है ये सॉल्यूशन में भी हो सकता है और ये सेमी सॉलिड मीडियम में भी हो सकता है, जैसे कि एगर है। अगर सॉल्यूशन में प्रेसिपिटेशन की हम बात करें तो उसमें क्वांटिटेटिव एनालिसिस के लिए ये अहम होता है, यानी एंटीजन या एंटीबॉडी की अमाउंट को हम मेजर कर सकते हैं, क्वांटिफाई कर सकते हैं। कैसे? ये इन फॉर्म ऑफ माइक्रोग्राम्स ऑफ नाइट्रोजन इसकी अमाउंट जो है वो मेजर की जा सकती है, और ये ज़्यादातर रिसर्च के पर्पज़ के लिए यूज़ होता है, जो प्रेसिपिटेशन इन सोल्यूशन वाला जो क्वांटिटेटिव टेस्ट है। दूसरा तरीका इसका ये है कि इसे एगर में परफॉर्म किया जाए, तो इसमें फिर मज़ीद दो तरीके होते हैं, या सिंगल डिफ्यूजन और या फिर डबल डिफ्यूजन होती है। और जब आप एगर में किसी भी मॉलिक्यूल को मूव कराना चाहते हैं तो वहाँ पे आपको इलेक्ट्रिकल फील्ड देना पड़ता है, सो इसके अंदर जो मूवमेंट होती है वो इलेक्ट्रिक फील्ड की मौजूदगी में होती है। सिंगल डिफ्यूजन के अंदर एंटीबॉडी जो है वो एगर के अंदर इनकॉर्पोरेट की जाएगी, और जो एंटीजन होगा वो वेल के अंदर मौजूद होगा। अब होगा क्या कि यकीनन एंटीजन डिफ्यूज़ करना शुरू कर देगा, जैसे जैसे वक्त गुजरेगा डिफ्यूजन बढ़ती जाएगी, और अल्टीमेटली जब ये एंटीजन एंटीबॉडी के साथ इंटरेक्ट करेगा
तो वहाँ पे प्रेसिपिटेशन रिंग बनेंगे। वो रिंग्स उतने ही ज़्यादा बनेंगे जितनी के अमाउंट ऑफ एंटीजन ज़्यादा होगी, तभी वो जाके अपने रिस्पेक्टिव एंटीबॉडी मॉलिक्यूल्स के साथ अटैच हो सकते हैं ना। सो जितनी ज़्यादा एंटीजन जितना ज़्यादा होगा उतनी ही ये रिंग्स ज़्यादा बनेंगे। और इस जितनी अमाउंट एंटीजन की ज़्यादा होती है वेल के अंदर, उतना ही रिंग दूर जाके भी बन रहा होता है ना। वेल के अंदर फासले पे भी रिंग नज़र आ रहा होता है। इसको कैलिब्रेट किया जाता है, जैसे कि रेडियल इम्यूनोडिफ्यूजन है तो उसके तरीके से हम क्या करते हैं, आईजीजी को, आईजीएम को, या डिफरेंट जो कॉम्प्लीमेंट सिस्टम के कंपोनेंट्स हैं, डिफरेंट सॉल्युबल प्रोटीन्स हैं और बाकी इस तरह के सब्सटेंसेस हैं जो कि सीरम के अंदर मौजूद होते हैं, वो कैलिब्रेट करके उनको भी मेजर किया जा सकता है। आईजीई का जहाँ तक ताल्लुक है, ये एक ऐसी एंटीबॉडी है जो बहुत ज़्यादा कंसनट्रेशन में नहीं होती। जितनी भी एंटीबॉडीज़ हैं उनमें आईजीई की अमाउंट सबसे कम होती है बॉडी के अंदर। इस वजह से इसको मेजर नहीं किया जा सकता इस तरीके से। जो डबल डिफ्यूजन का मेथड है उसके अंदर एंटीजन और एंटीबॉडी दोनों को डिफरेंट वेल्स के अंदर एगर में ऐड कर दिया जाता है। एगर बना के एगर का के अंदर जो आपकी जेल है एगर की, उसके अंदर वेल्स बनाए जाएंगे अलग अलग, और दोनों में अलग अलग एंटीजन और एंटीबॉडी को जो है वो इनकॉर्पोरेट कर दिया जाएगा। और उसके बाद क्या होगा कि यकीनन फ्रॉम हायर टू लोअर कंसनट्रेशन जो है ये मूव करेंगे दोनों ही, एंटीजन भी और एंटीबॉडी भी, और अल्टीमेटली ये डिफ्यूज़ करते हुए एगर के अंदर से गुजरेंगे। और जहाँ पे ऑप्टिमल प्रोपोर्शन इनकी होगी तो वहाँ पे प्रेसिपिटेशन शुरू होगी और लाइंस ऑफ प्रेसिपिटेट जो हैं वो बनेंगी। इस मेथड से पता क्या चलता है कि एंटीजन्स एक जैसे हैं या आइडेंटिकल नहीं हैं, या जो है रिलेटेड हैं लेकिन आइडेंटिकल नहीं हैं, किस हद तक आपस में मिलते जुलते हैं, ये इस चीज़ से क्लियरली इंडिकेट हो जाता है। अब यहाँ पे आप देखें कि जो डबल डिफ्यूजन है एगर के अंदर वो आपको नज़र आ रही है कि एंटीजन को वेल के अंदर लेफ़्ट साइड पे प्लेस कर दिया गया है, जबकि जो एंटीबॉडी है वो राइट साइड पे आपको वेल के अंदर नज़र आ रही है। अब जो राइट साइड पे एंटीबॉडी जिस वेल में है उसके साथ जो रीजन है वो एंटीबॉडी एक्सेस का जोन है। इसी तरह से जो इंतहाई लेफ़्ट साइड पे आपको नज़र आ रहा है एंटीजन का वेल, उसके साथ का जो जोन है, जो इमीडिएटली आफ्टर एंटीजन इन वेल जो जगह नज़र आ रही है, वहाँ पे आपको जोन ऑफ एंटीजन एक्सेस नज़र आता है। और बिल्कुल सेंटर में आप देखें कि दोनों चूँकि डिफ्यूज़ करके आगे की तरफ बढ़ेंगे, एंटीजन्स भी और एंटीबॉडी भी, तो दरमियान में आपको जोन ऑफ इक्विवेलेंस नज़र आता है। जोन ऑफ इक्विवेलेंस का मतलब ये है कि यहाँ पे मैक्सिमम नंबर ऑफ एंटीजन जो है दे आर इंटरेक्टिंग विद मैक्सिमम नंबर ऑफ एंटीबॉडीज़ एंड दे आर मेकिंग कॉम्प्लेक्स इन द फॉर्म ऑफ प्रेसिपिटेट्स। सो यहाँ पे जो प्रेसिपिटेट्स होंगे वो नज़र आएंगे। जहाँ पे जोन ऑफ एंटीबॉडी एक्सेस होगा या जहाँ पे जोन ऑफ एंटीजन एक्सेस होगा, वहाँ पे कोई प्रेसिपिटेट्स नहीं बनेंगे, क्योंकि जोन ऑफ एंटीबॉडी एक्सेस में देर आर नो मोर एंटीजन्स, और जोन ऑफ एंटीजन एक्सेस में देर आर नो मोर एंटीबॉडीज अवेलेबल फॉर द इंटरेक्शन। सो इसमें जोन ऑफ इक्विवेलेंस में जाके प्रेसिपिटेट्स बनेंगे। प्रेसिपिटेशन जो एगर के अंदर होती है एक इलेक्ट्रिक फील्ड के साथ होती है, इम्यूनो इलेक्ट्रोफोरेसिस जिसे हम कहते हैं। एक सीरम सैंपल जो है उसको वेल में डाल दिया जाएगा एगर के अंदर किसी भी ग्लास स्लाइड के ऊपर, और उसके बाद उसमें से करंट पास किया जाएगा एगर में से। करंट इसलिए पास किया जाता है कि जो प्रोटीन्स हैं वो इलेक्ट्रिक फील्ड के अंदर मूव करती हैं। अब जो प्रोटीन्स हैं वो मूव करते हुए उन्हें इलेक्ट्रिक फील्ड की एक्चुअली फोर्स मिल रही होती है जो उनकी मूवमेंट होती है, और वो मूव कैसे करेंगी, जो उन पे चार्ज होगा और जो प्रोटीन का साइज होगा उसके अकॉर्डिंग उसकी इलेक्ट्रिक फील्ड में मूवमेंट होती है। और उसके बाद एक ट्रफ कट कर दिया जाता है एगर के अंदर, और उस ट्रफ के अंदर जो है वो एंटीबॉडी को फिल कर दिया जाता है।
अब एंटीजन और एंटीबॉडी चूँकि दोनों डिफ्यूज़ कर रहे हैं एक दूसरे की तरफ, सो उसमें बहुत सी आर्क्स बनेंगी प्रेसिपिटेट्स की। जैसे जैसे वो डिफ्यूज़ करते जाएंगे, इंट्रैक्ट करते जाएंगे, वहाँ पे आर्क्स नज़र आएंगी। इस तरह से होगा क्या कि जो सीरम की प्रोटीन्स हैं जिन्हें हम एक्चुअली करेक्टराइज करना चाह रहे हैं, हम ये देखना चाह रहे हैं कि ये प्रोटीन्स यहाँ पे मौजूद हैं या नहीं मौजूद, या किसी अगर मौजूद हैं तो किसी अनयूजुअल पैटर्न में मौजूद हैं, जैसे माइलोमा के केस में प्रोटीन्स मौजूद होती हैं। तो ये सारा कुछ हम कैसे देख सकते हैं कि सीरम की जो प्रोटीन्स हैं उनको हम करेक्टराइज कर सकते हैं इस तरीके से। अब यहाँ पे आप देखें कि ये इम्यूनो इलेक्ट्रोफोरेसिस है, जिसमें ह्यूमन सीरम को सेंट्रल बेल के अंदर जो है वो ड्रॉप कर दिया जाता है, और उसके बाद जो प्रोटीन्स हैं वो डिफरेंट रीजन्स की तरफ मूव करना शुरू कर देती हैं, जो आपको यहाँ पे ब्लू कलर के अंदर नज़र आ रहा है। और जो एंटी सीरम होगा वो उसको प्लेस कहाँ पे किया जाएगा, जो एलोंगेटेड सी आपको ट्रफ नज़र आ रही है ग्रे कलर की। अब क्या होगा कि जो एंटीजन है वो भी मूव करेगा और जो एंटीबॉडी है वो भी, और दोनों का जो डिफ्यूजन है अल्टीमेटली इस डिफ्यूजन से जो आपस में ये इंटरेक्ट करेंगे, अल्टीमेटली जहाँ ये मिलेंगे और वहाँ पे आर्क्स बननी शुरू हो जाएंगी, और वो ब्लू कलर की जो आपको लाइंस की तरह से सी डायग्राम में नज़र आ रही हैं, ये बेसिकली प्रेसिपिटेट आर्क्स हैं, और ये वहाँ पे बनेंगी जहाँ ये एंटीजन अपनी रिस्पेक्टिव एंटीबॉडी के साथ इंटरेक्ट कर रहा होगा। जो काउंटर इम्यूनो इलेक्ट्रोफोरेसिस है ये मूवमेंट ऑफ एंटीजन पे डिपेंड करती है, जो कि कैथोड की तरफ मूव करता है, और जो एंटीबॉडी है वो टूवर्ड्स एनोड मूव करती है इस पैसेज के दौरान, क्योंकि एगर में इसकी मूवमेंट को पॉसिबल बनाने के लिए इलेक्ट्रिक फील्ड, इलेक्ट्रिक करंट इसको दिया जा रहा होता है, ये इलेक्ट्रिक फील्ड में मूव कर रहे होते हैं। अब जहाँ एंटीजन और एंटीबॉडी आपस में मिलते हैं वहाँ पे ये बहुत ज़्यादा एक्सेलरेट हो जाती है ये इनकी मीटिंग इस मेथड से, क्योंकि ये इतनी विजिबल होती है कि 30 to 60 मिनट्स के बाद आपको ये बिल्कुल क्लियरली नज़र आना शुरू हो जाती है। अब इसकी एप्लीकेशन क्या है कि ये डिफरेंट किस्म की बैक्टीरिया और वायरसेस के पॉलीसेकेराइड एंटीजन्स जो हैं उनको इलेक्ट्रिक फील्ड के अंदर देख के तो डिटेक्ट किया जाता है।